अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। टमाटर की फसल में फल छेदक कीट की रोकथाम पर जानकारी। अच्छे फलन हेतु कैसे करें अमरूद के बाग में रोगों की रोकथाम। अपने प्रदेश में टमाटर की खेती अमूमन सभी क्षेत्रों में की जाती है और इस फसल को सबसे ज्यादा हानि फल छेदक कीट के द्वारा पहुंचाई जाती है, जिसके नियंत्रण के लिए अक्सर किसान रासायनिक दवाओं का प्रयोग करते हैं, जिससे आर्थिक हानि तो होती ही है, साथ ही मानव स्वास्थ्य पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसीलिए टमाटर की फसल में इस कीट की रोकथाम रासायनिक दवाओं के अलावा और कैसे की जा सकती है, चलिए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला पूर्णिया के कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक प्रताप से। देखिए, बिहार में जो है टमाटर की खेती बहुत आय से बहुत सारे किसान कर रहे हैं। तो इसमें टमाटर में मुख्य रूप से जो हमारा जो कीट लगता है, इसमें फ्रूट बोरर लगता है, जिसको टमाटर का फली छेदक बोलते हैं, या बहुत तेज़ी से कीट लगता है और टमाटर में इसका प्रकोप होने से काफ़ी नुकसान का सामना किसान भाई को करना पड़ रहा है। इसके लिए किसान भाई मुख्य तौर पे जो है जो रासायनिक जो दवा का प्रयोग करते हैं, उससे छुटकारा पाने के लिए हम इसमें जो है कृषि विज्ञान केंद्र में प्रयोग करके देखा गया और भी तरह के प्रयोग करके देखा गया कि अगर 8 से 10 पौधा के बीच में एक पौधा गेंदा का लगा दिया जाए तो जितना भी हमारा जो फ्रूट बोरर यानी फल छेदक कीट है वह गेंदे पर इकट्ठा हो जाता है और गेंदे पर हम दवा को डाल करके उससे कंट्रोल कर लेते हैं। क्योंकि गेंदा भी एक प्रकार का हमारा जो है काफ़ी जो है इसका फूल का काफ़ी डिमांड होता है। अगर इसके फूल को जो हम इस तरह से लगाएं तो इसके फूल को बेच करके भी हमको अतिरिक्त आय प्राप्त हो सकता है। और इसके साथ साथ जो भी हम आज के समय में जो रासायनिक दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे हमारा वातावरण दूषित हो रहा है, हमारे जो है उसके जो है टमाटर में उसका असर रह जाता है, जिससे हमारे शरीर पर काफ़ी नुकसानदायक प्रभाव देखने को मिलता है। इससे छुटकारा मिल जाता है। और दूसरा चीज़ कि इस तरह से जो अगर हम इस तरह की खेती की बात करते हैं तो टमाटर का जो है सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाता है। देखिए, अन्य फसल में जो भी फ्रूट बोरर की समस्या जहाँ पाती है वहाँ पर भी किया जा सकता है, लेकिन टमाटर में इसका प्रयोग जो है काफ़ी हद तक जो है सफल पाया गया है। इसीलिए अभी हम लोग जो है टमाटर के बारे में जो, चूँकि टमाटर को काफ़ी लोग किसान लगाते हैं और टमाटर में ज़्यादा मात्रा में जो दवा का प्रयोग ना हो, इसीलिए जो है हम लोग गेंदा का जो इसमें जो है रिकमेंडेशन कर रहे हैं। टमाटर जो है हमारा जो सालों भर खुले खेत में होना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि टमाटर को अगर हम बरसात की बात करते हैं तो बरसात में टमाटर में तरह तरह का जो है बीमारी फैलने लगता है। टमाटर बाहर ओपन में नहीं हो सकता है। अगर इसके लिए हम पॉली हाउस कंडीशन में हम बात करें तो पॉली हाउस में गेंदा को लगा करके कर सकते हैं। अगर हम टमाटर को जो है ठंडक के समय में लगा रहे हैं तो उसमें जो है हमारा जो है दूरी जो है बढ़ जाता है। अगर गर्मी के समय में लगा रहे हैं तो दूरी हमारा कम हो जाता है। यानी अगर मोटे तौर से हम बात करते हैं तो टमाटर का जो दूरी जो होता है, यह पौधे से पौधा का दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से लाइन का दूरी 45 सेंटीमीटर या 60x60 पर, यानी 60x60 पौधा से पौधा और 60x60 जो है लाइन से लाइन का दूरी हम रख सकते हैं। और इसमें जो है एक पौधा के बाद से जो है 8 पौधा के अंतराल पे जो है हम एक पौधा गेंदा का लगा देते हैं। इसमें जो है रिकमेंडेशन जो है 8 से 10 पौधे पर है, लेकिन 8 पौधा पे लगाना बहुत अच्छा सिद्ध हुआ है। देखिए, इस तरीके से जो है
गेंदा को टमाटर के साथ लगाने से एक तो पहला बात हमारा जो है उत्पादन लागत में कमी आता है, क्योंकि सब्जी की फसल में खासतौर से टमाटर में सबसे ज़्यादा प्रकोप जो है दवा के रूप में जो है फ्रूट बोरर में होता है, यानी फल छेदक में होता है। तो अगर हम इसको जो है गेंदा को अपनाते हैं, यानी 8 से 10 पौधा के अंतराल पे एक पौधा गेंदा का लगाते हैं, तो हमारा जो है दवा का प्रकोप कम होगा और ज़मीन में जो है इसका असर कम जाएगा, क्योंकि दवा से हमारे शरीर पे, हमारे आने वाले पीढ़ी में और हमारा जो खेत का जो है खेत में एक तरह से कह लिया जाए तो उसके लिए खेत में उसका अंश रहता है, और यही टमाटर हमारा बाज़ार में जो चला जाता है जिसका अंश टमाटर में रहता है, जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी नुकसानदायक सिद्ध होता है। तो इस प्रकार से काफ़ी हद तक जो है इसको हम कम कर सकते हैं अगर टमाटर के साथ गेंदा का जो है फसल लगाया जाए। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे और कार्यक्रम में आगे और भी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है और बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने अमरूद के बाग लगाए हैं, उनके बागों में इस समय कुछ कीट और रोगों का प्रकोप देखने में आ रहा है। तो किसान भाई, इन कीट और रोगों की समस्या से छुटकारा पाने के लिए आप कौन से उपायों को अपनाएं, इस विषय पर विस्तार से जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे संवाददाता ने संपर्क किया कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अभिमन्यु यादव से। का बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ पर अमरूद उगाया जाता है, और अमरूद में समय समय पर तमाम तरह की समस्याएं आती हैं, और इस समय फलों की तोड़ाई हो चुकी है। उसके बाद कुछ समस्याएं या व्याधियां आती हैं जिनका समय से प्रबंधन करना जरूरी है, जिससे कि आगे फिर पुनः फसल अच्छी ली जा सके। और इन समस्याओं में से एक समस्या है तना कैंकर, जिसमें प्रभावित पौधों की शाखाएं फटने लगती हैं तथा प्रभावित भागों के ऊतक मर जाते हैं, जिसके फलस्वरूप पोषक तत्वों का संचरण बंद हो जाता है और प्रभावित पेड़ धीरे धीरे सूख जाते हैं। इनके प्रबंधन हेतु प्रभावित शाखाओं को काटकर निकाल देना चाहिए तथा काटे गए स्थान पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, जिसको ब्लाइटॉक्स अथवा ब्लू कॉपर कहते हैं, उसका गाढ़ा लेप लगा देना चाहिए। इसके अतिरिक्त सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रबंधन भी समय समय पर करना जरूरी होता है इस रोग के प्रबंधन है। दूसरी एक महत्वपूर्ण समस्या है उकठा रोग। उकठा रोग अमरूद का एक बहुत भयंकर या सबसे विनाशकारी बीमारी कहलाती है, जिसके लक्षण सर्वप्रथम रोगी पौधों की पत्तियों में भूरे रंग के होकर मुरझा जाती हैं तथा छाल फटने लगती है। प्रभावित वृक्ष की टहनियाँ एक एक करके तेजी से सूखने लगती है तथा पूरा पेड़ सूख जाता है। जिन स्थानों पर भूमि का pH 7.5 से अधिक होता है, वहाँ यह रोग उन क्षेत्रों में अधिक लगता है। भूमि में अधिक नमी से बीमारी और अधिक फैलती है। इसकी रोकथाम हेतु ग्रसित टहनियों को 15 से 20 सेंटीमीटर हरे भाग सहित काटकर जला देना चाहिए तथा 20-30 ग्राम कार्बेंडाजिम कवकनाशी रसायन को 10 से 15 लीटर पानी में घोल बनाकर पौधों की जड़ों के आसपास छिड़काव कर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस रोग से बचने के लिए अमरूद के बाग लगाते समय आपको कुछ जरूरी बातों को ध्यान में रखना होगा, जैसे कि बाग आप ऐसे जगह पर लगाएं जहां पर बहुत देर तक पानी न रुकता हो, और बड़े पौधों में 50 ग्राम ट्राइकोडर्मा 4 से 5 किलोग्राम गोबर की खाद में मिलाकर 4 से 5 दिन बाद जड़ों के पास गुड़ाई करके प्रयोग करें। ऐसा करने से इस रोग पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जो दूसरी समस्याएं हैं हमारे अमरूद में, वो छाल खाने वाला इल्ली या बार्क ईटिंग कैटरपिलर कहलाता है, जिसमें पौधों की मुख्य तथा अन्य शाखाओं में छेद बनाकर छाल को कीड़े खाते हैं तथा पौधों को कमजोर कर देते हैं। इसके द्वारा छेद के पास छोड़े गए काले अवशेष से इस रोग को पहचाना जा सकता है।
इस रोग की रोकथाम के लिए रसायन आते हैं, जैसे कि क्लोरोफार्म, मिट्टी के तेल, डाइक्लोरोवास, इस तरह की दवाइयों का रुई में फीहा बना करके, और जहाँ सुरंग या कीड़े लगे होते हैं, कीट का छेद होता है, वहाँ पर रुई का फीहा डाल करके ऊपर से गीली मिट्टी लगा करके लेप लगा देना चाहिए, जिससे कि इसका प्रबंधन किया जा सके। इस तरीके से आप अमरूद में समय पर प्रबंधन करके आप आगे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है और चलिए अब रुख कर लेते हैं अगली कड़ी की ओर। अपने प्रदेश में पशुपालन पर काफी जोर दिया जा रहा है। ऐसे में किसानों के लिए ये जरूरी हो जाता है कि पशुओं के आहार हेतु कम पानी में उगने वाले चारे की फसलें उगाई जाएं, जिनमें नेपियर घास एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि किसान इसे कम पानी में आसानी से उगाकर वर्ष भर पशुओं को हरे चारे की व्यवस्था कर सकते हैं, जिस पर अपने सुझाव दे रहे हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर केसी नागर। जितने अधिकता में जो दुधारू पशु पाले जाते हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इनका जो है इनके लिए हरे चारे की आवश्यकता पड़ती है। इसको मद्देनजर रखते हुए किसान भाइयों, कम पानी में जो चलने वाली जो घास है वो नेपियर घास जो आप देख ही रहे हैं, ये पशुओं के लिए कम पानी की उपलब्धता में उगाई जाने वाली घास है। इसकी कई किस्में हैं, लेकिन फिर भी मैं 3-4 किस्में बता देता हूँ। हाइब्रिड नेपियर 3, जिसको श्वेतिका भी बोलते हैं, और इसके जो उपज है हरे चारे के रूप में वो 70 से 80 टन प्रति हेक्टेयर है। दूसरी किस्म है PBN 233, जो इसकी लगभग 375 टन प्रति हेक्टेयर हरा चारा उत्पादन मिलता है। और तीसरी किस्म है पूषा जाइंट नेपियर, ये 250 से 300 टन प्रति हेक्टेयर हरा चारा दे देती है। किसान भाइयों, नेपियर घास की फसल से अधिक चारा उत्पादन प्राप्त करने हेतु खेत की तैयारी तथा खाद और उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करते हुए नेपियर घास की वैज्ञानिक तरीके से रोपाई किस तरह से करना है, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। बुआई से पहले 5 टन प्रति हेक्टेयर सड़ी हुई गोबर की खाद और 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास बुआई से के साथ देना चाहिए। किसान भाइयों, इसके बीज की मात्रा चाहे कोई सी भी किस्म लगाते हैं अपन, तो लगभग 40,000 जड़ें या तने की जो गांठें होती हैं वो प्रति हेक्टेयर आवश्यकता पड़ती है। और इनकी बुआई जड़ व तना की गांठों के द्वारा की जाती है, और इसकी जो आपस में लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी लगभग 75 बाई 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करें। किसान भाइयों, अभी आपने नेपियर घास की रोपाई तकनीक के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं नेपियर घास की फसल में खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई प्रबंधन तथा कटाई की उन्नत विधि के बारे में। हल्का हल्का पानी जब जरूरत पड़े पानी दे दें, और नहीं हो तो भी बिना पानी आराम से ये नेपियर घास उग जाती है और पशुओं के लिए बहुत बढ़िया चारा देती है। इसमें सिंचाई पानी की उपलब्धता के आधार पर सिंचाई करते रहें। पानी इतना इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि भी पानी कितना देवें, लेकिन जब ज़रूरत पड़े तो पानी दे देवें। किसान भाइयों, इसको एक बार लगाने के बाद और आप काटते रहें और पशुओं को खिलाते रहें, पानी देते रहें, यूरिया डालते रहें और पशुओं को खिलाते रहें लगभग 3-4 साल तक। उम्र से उम्र की दूरी तो 75 सेंटीमीटर रखनी है और पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखनी है। किसान भाइयों, इस तरीके से आप कम पानी में जो हरा चारा उत्पादन करते हैं, नेपियर घास लगा करके अपने पशुओं का भी जीवन यापन कर सकते हैं और अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े हुए प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे।
और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है जिला पश्चिमी चंपारण के कृषक हेमराज पासवान ने। यह स्वीट कॉर्न मक्का की उन्नत किस्म एवं बुआई तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो हेमराज पासवान जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, सबसे पहले हमें खेत की तैयारी के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। जितना आपका खेत अच्छा तैयार होगा उतनी भी मक्का क्या कोई फसल होगी वो ज्यादा अच्छी तैयार होगी। जायद फसल में गर्मी के सीजन में अगर खेत में नमी प्रॉपर नहीं होगी तो आपका बीज नहीं उगेगा। आपको माने सिंचाई करने के बाद 7 से 8 दिन में इसमें माने जब जोत आ जाती है तब 4 से 5 बार जुताई करके बढ़िया तरीके से खेत को तैयार करें। आप खेत तैयारी की आखिरी जुताई के बाद आपको फर्टिलाइजर का भी विशेष ध्यान रखना है। तो 1 बीघा खेत में आपका 40 से 50 कुंटल गोबर का खाद होना चाहिए। गोबर का खाद ना हो, वर्मी कंपोस्ट है या केंचुए का खाद है तो 10 कुंटल तक हो, वो भी पर्याप्त है। इसके बाद आप रासायनिक खादों की बात करें आप तो माने नाइट्रोजन की मात्रा 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर, सिंगल सुपर फास्फेट या स्फूर की बात करें, पी की बात करें तो पी भी 40 किलोग्राम पर हेक्टेयर जाना चाहिए। पोटास भी आपका 1 हेक्टेयर में वही 30 से 40 किलोग्राम पोटास जाना चाहिए। इस तरीके से आप आधार रूप में खाद दे सकते हैं। और लास्ट जुताई के साथ आपको पाटा बांधना है जिससे खेत में डीमे न हो और खेत भुरभुरा हो जाए। किसान भाइयों, अभी आपने खेत की तैयारी तथा खाद और उर्वरक प्रबंधन के बारे में जानकारी हासिल की। इसके अलावा स्वीट कॉर्न मक्का के बीजों का उपचार कर डिबलर विधि से उचित दूरी पर बुआई किस तरह से करना है, आइए जानते हैं। ये यहाँ पर हम जो तरीका अपना रहे हैं ये रेज एंड बेड सिस्टम से मक्का लगवा रहे हैं। स्वीट कॉर्न बीज है, ये काफी कॉस्टली रहता है। इसका वैसे तो बीज उपचारित आया है, बीटावैक्स पाउडर से ये सीड उपचारित है, लेकिन फिर भी हमने नवाचार के रूप में जैविक पद्धति से भी बीज को उपचारित किया है। मतलब हमारा लक्ष्य ये है कि आधा बीज जैविक तरीके से उपचारित करके बोना है और आधा बीज रासायनिक तरीके से। तो जैविक तरीके से जैसे हमने यहाँ किया है उसमें 1 लीटर गुनगुना पानी लिया है हमने। सबसे पहले उस गुनगुना पानी में आधा किलो बीज को डाल दिया है, जिससे क्या होगा उस गुनगुने पानी में जो बीज खराब है वह खराब बीज के दाने ऊपर आ जाते हैं और उन दानों को निकाल करके बाहर कर दिया जाता है। जो अच्छा बीज है वो नीचे तलहटी में बैठ जाता है और आपका बीज स्वच्छ बीज रह जाता है। इसके बाद आपने जैसे इस तसले में देखा है, इस तसले में अपन ने क्या किया है, इसमें हमने माने सबसे पहले गौमूत्र लिया है। ये गौमूत्र लिया है 250 से 300 ml और इसमें 500 ग्राम वर्मी कंपोस्ट केंचुए की खाद ली हुई है और उसका घोल बना करके इसमें 200 ग्राम गुड़ लिया है। उस गुड़ का इसका सब घोल बना करके उसको जब पूरी तरह घुल जाता है उसके बाद जो पानी, जो गुनगुने पानी में आपका मक्का रखा हुआ है उस मक्का को इस घोल में डाल देना है। इस घोल में ये मक्का का बीज 8 घंटे पड़ा रहना है। 8 घंटे बाद इस मक्का के बीज का पोटली बांध करके और आपको या तो पेड़ की छाया में 8 से 10 घंटे के लिए लटका देना है। उसके बाद दूसरे दिन शाम के टाइम ही इसमें रासायनिक दवाई कार्बोनेज मैनकोजेब या बीटावैक्स पाउडर 3 ग्राम दवाई मिला करके रासायनिक तरीके से उपचारित करके और इस बीज को थोड़ा सा फरफरा करके थोड़ा सा हल्की सी धूप लगा करके और आपके डिबलर में डाल करके वही जो तरीका है 1.5 बाई 1.5 की दूरी पर आपको रोपते जाना है। ये इसका सामान्य तरीका है। रो से रो की दूरी 2 फुट की दूरी और आपकी माने बीज से बीज की दूरी या पौधे से पौधे की दूरी वह भी 1.5 से 2 फुट होना चाहिए। तभी आपका माने जो मक्का का बीज है वो उसको भरपूर माने धूप हवा मिलेगी और उसका पौधा भरपूर रूप से माने पनपेगा और निश्चित रूप से माने आपको जो उसकी ग्रोथ होती है वो अच्छा ग्रोथ करेगा और आपको उत्पादन भरपूर मिलेगा।
स्वीट कॉर्न मक्का की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने हेतु खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई प्रबंधन तथा यूरिया का खड़ी फसल में प्रयोग किस तरह से करना है, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें इरिगेशन का विशेष ध्यान रखना है। सिंचाई जितने, क्योंकि जायदा का समय है, गर्मी का सीजन है, गर्मी के सीजन में अगर आप सिंचाई का प्रॉपर ध्यान नहीं रखोगे तो अपन मांस खा जाएंगे। इसमें क्या करना है आपको, माने जैसे अभी ये पहली सिंचाई है वो 10 से 15 दिन में होती है, क्योंकि जर्मिनेशन होने के बाद ही सिंचाई होगी। इसके बाद आपको 8 से 10 दिन में आपको पानी देना ही देना है। उसके बाद जब आपकी फसल 25 से 30 दिन की हो जाती है, उस समय आप क्रॉप ड्रेसिंग के रूप में 20 से 25 किलोग्राम यूरिया जरूर लगाएं। इसके बाद निदाई गुड़ाई वाली बात आती है, तो वैसे जायद सीजन में खरपतवारों का प्रकोप कम होता है, पर फिर भी आपको निदाई गुड़ाई का विशेष ध्यान रखना है। इसमें 35 से 40 दिन की उम्र में एक बार निदाई करना है। इसके बाद आपको निदाई गुड़ाई दूसरी भी करना चाहें तो 50 से 55 दिन की उम्र पे दूसरी बार अगर आप निदाई गुड़ाई कर देते हैं तो निश्चित रूप से आपकी मक्का की फसल बहुत अच्छी आएगी। वास्तव में देखा जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। जहाँ भी ये मक्के की फसल होती है, जैसे महाराष्ट्र वगैरह में, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। जैविक खेती के लाभ और उसके महत्व पर जानकारी, हरी खाद हेतु डेंजा और सनई की खेती पर जानकारी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।